आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ठीक है. So let's start now. Yesterday we are discussing about I think correlation, right? उसके formulas डिस्कस कर रहे थे हम लोग. Formulas हो ही गए थे. I think वो सारे मैंने बता भी थी. आपको एक bivalent frequency distributions में how to find the correlation between two variables. जब मतलब कि variables का frequency given होता है तो उस condition में आपको मैंने एक टेबल बताया था if you remember yesterday. तो उसमें मैंने बताया था किस तरह से फाइंड किया जाता है. सेकेंडली जो दूसरा मेथड था हमारा स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड, उसमें जब आपकी जो आइटम है या रैंक्स हैं दोबारा रिपीट करते हैं तो तब उस सिचुएशंस में व्हाट फार्मूला यू विल अप्लाई फॉर कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. सो क्लियर हो गया था सबको? एक्सक्यूज मी सर. यस सर. हाँ बेटा बोलो. सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 13th क्वेश्चन है वो नहीं आया. 13th सर कौन सी बुक का? वो सेम बुक जो बता रहे थे बेटा, या जो आपको मैंने दूसरा सेंड किया है वो वाला? नहीं सर, जो बुक है उसमें जेके ठुकरार में. अच्छा, जेके टुकरान 13 नंबर. एक मिनट में चेक करता हूँ फिर मैं बताता हूँ कहाँ पे. वैसे आपने किया था क्वेश्चन? हाँ सर किया था बट यही नहीं आया. नहीं, अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो. इट्स गुड इनफ. आई थिंक बाकी मेरा प्रॉब्लम है, आप डोंट वरी. आप कर रहे हो ये बहुत बड़ी बात है. क्वेश्चन नंबर 13, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 में ओके, जो आर एक्स वाई और ये जो दे रखा है डेटा. यस सर. इसमें क्या करना है? देखो इसमें आप पता कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे. यहाँ पे आर दे रखा है, मतलब आपको क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी कोरिलेशन दे रखा हुआ है. और एक्स वाई दे रखा है. एक्स वाई मतलब कि दिस इज द कोवेरिएंस ऑफ योर एक्स और वाई का, जो मैंने बताया था आपको. ठीक है, कोवेरिएंस वाला. और जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दे रखा है और स्क्वायर सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर मीन. इसमें आप पता कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा? जो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताया था ना, फर्स्ट वाला याद है? यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय द होल अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स होल अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ वाई. वो वाला अप्लाई होगा यहाँ पे. एक बार उसे ट्राई करो, उससे उसके थ्रू आ जाएगा. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. ठीक है, नहीं होगा देन मैं इसको डिस्कस कर लूंगा बाद में, बट ये बिल्कुल सिंपल है. और किसी को कोई डाउट है तो हम करके देखते हैं, फिर नहीं आया तो बता. हाँ ठीक है श्योर. और किसी को कोई कुछ है रिगार्डिंग कोरिलेशन? इज देयर एनी सिंगल डाउट? नो वन. आगे चलें फिर, रिग्रेशन शुरू करें. यस सर. ठीक है. सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे. ठीक है, अगर नहीं करोगे तो इट्स योर ऑन लॉस, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों से कंफर्म करता रहूं कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो. तो मेरा तो एक ही क्राइटेरिया होगा, चाहे अपने सीनियर्स वगैरह से सबसे पूछ लेना, जो बच्चा अटेंड कर रहा है कम से कम मैं इतना मान के समझ के चल रहा हूँ कि वो बच्चा प्रैक्टिस भी कर रहा है साइमल्टेनियसली. बाकी जो टेस्ट और असाइनमेंट होगा उसमें तो क्लैरिटी हो ही जाएगी, बट अटेंडेंस इज द बेस. जो बच्चा अटेंड कर रहेगा क्लास उसको भी इंटरनल में थोड़ा सा फायदा होगा, इंस्टेड ऑफ कि वो एक कोई बच्चे होते कि ठीक है पूरा थ्रू आउट द सेमेस्टर क्लास नहीं लेते और फाइनली अपना असाइनमेंट और जो टेस्ट होते हैं वो सबमिट करके बोलते हैं सर हमारे तो मार्क्स 0 दिए हैं आपने. तो 0 मींस कि असाइनमेंट किस बेस पे देते हो? जब आप क्लास अटेंड करते हो तभी तो कुछ लिख पाओगे या टेस्ट में कुछ कर पाओगे. खाली के असाइनमेंट और टेस्ट देके चले जाते हो आप लोग, तो 0 होना लाजमी है उस केसेस में. और बाकी मेरे बड़े सारे क्राइटेरियाज है. अभी मैं टेस्ट सीरीज भी शुरू करूंगा एट द एंड ऑफ द वीक. जैसे सैटरडे हुआ करेगा आपका टेस्ट, क्लास टेस्ट लिया जाएगा. फिर एक एक्सेल शीट बन के मेरे पास आती है कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कैसा स्कोर रहा है किसी बच्चे का हर टेस्ट में, जो सैटरडे को लिया जाएगा. बट अभी मेरा फोकस मेन ये है कि स्टैट्स का पोर्शन खत्म कर दूं, उसके बाद ये मतलब जो सीरीज है शुरू करूं अपना. ठीक है सर. यस सर कल मैं क्लास में थी लेकिन 10 मिनट पहले ना मेरी क्लास लीव हो गई थी क्योंकि मेरे फोन का नेट खत्म हो गया था और उसके बाद मैं दोबारा से ज्वाइन नहीं कर पाई, तो मेरी अटेंडेंस रह गई थी कल की. कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा. ठीक है, अभी देख लूंगा. जब अब अटेंडेंस होगी तो बता देना मेरे को. ठीक है, तब 4533 ना. किसी बच्चे का माइक ऑन है शायद. 4704 आरुषि गौर, कुड यू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक? ठीक है.
So now come to the topic. Our next topic or a unit is what? That is regression. Regressions मैंने आपको क्या बताया था, जो कोरिलेशन होता है उसका हमारा मेन यूटिलिटी क्या होता है कोरिलेशन का? यस ऐसे तो बेटा नहीं चलेगा ना कि मैं यहाँ से बोलता रहूँ 1 घंटा और आप लोगों को असर नहीं हो रहा, तो पढ़ाने का फायदा क्या है? मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर रखा हुआ, प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है? मेरे को तो लगना चाहिए ना यू आर देयर, कि आप हो वहां पे, आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो। कोरिलेशन में मैंने सिंपल बताया था, कुछ भी नहीं होता, दो वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में हमें क्या पता करना होता है, कितना रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, कितने कोरिलेटेड है, कितने एसोसिएटेड है दो वेरिएबल्स। तो उसका डिग्री बताया था मैंने, -1 to +1 के बीच में जो भी डिग्री रहता है उसके अकॉर्डिंगली उसको नाम देते हैं, हाई डिग्री, लो डिग्री, पॉजिटिव, नेगेटिव, नो कोरिलेशन, व्हाटएवर इट मे बी। तो ये चीज शायद मैंने आप लोगों को बताई थी। तो कोरिलेशन में मैंने एक चीज बताई थी आपको, कॉजेशन नहीं होता है, ठीक है? कॉजेशन मतलब उसके मतलब बेसिस पे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते किसी चीज की। कोरिलेशन में सिर्फ हमारा मेन टारगेट होता है while we are calculating the correlation कि how much relationship exists in two variables, ठीक है ना? यही बताया था। यस सर, यस। हाँ, तो अब जो क्या नाम है अपना, अब जो हमारा अब जो हमारा क्या नाम है रिग्रेशन है, ठीक है? बेसिकली रिग्रेशन जिसे हम बोलते हैं, रिग्रेशन होता क्या है? इसमें जो कभी भी बड़ी बड़ी कंपनी की जो सेल्स होती है या कोई चीज फोरकास्ट की जाती है 5 साल के बाद इस कंपनी का आईपीओ इतने का हो जाए, सॉरी शेयर इतने का चला जाएगा, या इस कंपनी का जो डिमांड है कम होगा ज्यादा होगा, डिपेंड करता है वो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। बट जो मार्केट की सिचुएशन है कंपनी की पॉलिसी और प्लानिंग के हिसाब से मैनेज की जा सकती है। आपको पता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं बिजनेस में। तो जो रिग्रेशन है बेसिकली उसमें देखो उसमें भी दो ही वेरिएबल्स होते हैं। रिग्रेशंस मीन स्टेपिंग बैकवर्ड टू द किसके पास, जो हमारा एवरेज होता है उसकी तरफ वापस आना। स्टेपिंग बैकवर्ड मतलब कि पीछे आना, ठीक है? मतलब जो भी आपके पॉइंट्स आ रहे हैं उसकी तरफ मतलब पीछे आना। तो मींस बट कि वहां पे भी हमें दो वेरिएबल्स को, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल मींस कि वी आर टेकिंग ओनली टू वेरिएबल्स फॉर आवर स्टडी पर्पस, ठीक है? सिंपल का मतलब क्या होता है, मैं वहां पे मैंने आपको समझाया था कि सिंपल कोरिलेशंस मीन वी टेक ओनली टू वेरिएबल फॉर द स्टडी पर्पस। तो सेम हियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, दैट मींस आल्सो सेम कि वी विल टेक द टू वेरिएबल्स फॉर द स्टडी पर्पस। और जब दो वेरिएबल्स लेंगे तो याद रखना एक वेरिएबल दूसरे पे, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है? क्लियर? यस सर। इसमें दो वेरिएबल होते हैं, बट जो आपका दूसरा था पहले वाला कोरिलेशन उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैंने डिस्कस नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ हम इंडिविजुअल्स वेरिएबल को मान के चलते हैं और उनके बीच में रिलेशन को फाइंड करते हैं। बट इन दिस केस सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रिग्रेशन सिंपल लीनियर जो रिग्रेशन है हमारा बेसिकली वो होता क्या और उसको फाइंड, आज मैं फॉर्मूले डिस्कस कर लूंगा, ये क्वेश्चंस भी बता दूंगा। बाकी इसका छोटा सा पार्ट एक और है, वो नेक्स्ट जब हमारा एक चैप्टर आता है तो वहाँ पे भी डिस्कस किया जाता है टाइम सीरीज में, या फिर हाँ टाइम सीरीज में आएगा वो आगे, तो वो मैं वहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, जिससे कि हमारे दो चैप्टर का मेन टॉपिक मतलब जो सेम टॉपिक है एक ही जगह पे डिस्कस हो जाएगा। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिग्रेशंस क्या होता है। रिग्रेशंस कुछ भी नहीं होता, बट आपको स्टेपिंग बैक टू द एवरेज, मतलब जो आपकी एवरेज है, मान लो आपका कोई पॉइंट है, से फॉर एग्जांपल जैसे रेंज हम लोगों ने पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह जितना भी हम लोगों ने स्टडी आउट किया था, उसके थ्रू क्या था कि हमारा जो उससे में रेंज पता चलती है, मतलब कितना डिस्पर्शन है, मतलब डिस्पर्शन से आप कहाँ आ रहे हो, एवरेज की तरफ जब वापस आते हो, जितना भी डिस्पर्शन है, मान लो आपका 50 जो है एवरेज है और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो मान लो कि 90 है, तो 90 से आप 50 की तरफ आओगे वापस स्टेपिंग बैकवर्ड, so that means you are going through the regression analysis. Regression analysis is nothing, basically it's the finding the two regression equations, या आपको बोला जाएगा कि find the two regression lines, ठीक है?
टू रिग्रेशंस लाइन भी बोला जा सकता है क्वेश्चन में कि फाइंड द टू रिग्रेशन लाइंस या टू रिग्रेशन इक्वेशंस। दो इक्वेशंस होती है, उसके बाद दो इक्वेशन इसलिए होती है कि हमारे पास दो ही वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जो हमने यहाँ पे शुरू करते हैं, इज इट विजिबल टू ऑल? बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है सर। तो हमारा चैप्टर मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे चैप्टर का नाम। यस सर। सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, रिग्रेशंस। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन मैंने बताया आपको, यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं ओनली, और दो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? कोई से भी हो सकते हैं, तो हम एक्स और वाई मान के चलते हैं, मोस्टली यही चल रहे हैं ना अभी तक। तो मान लीजिए किसी कंपनी का वही लेता हूँ मैं, लास्ट टाइम जो लिया था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है कोई, मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है कंपनी का, मतलब एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा कर रही है कंपनी, और उसके थ्रू किस पे इम्पैक्ट हो रहा है? सेल्स रेवेन्यू पे या सेल्स पे हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए, और इसको मैं मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, और सेल्स को मैंने वाई मान लिया। ठीक है, तो मान लीजिए जो और लैक्स में है, ये दोनों अमाउंट जो है इन लैक्स। मान लीजिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपका 2 लाख है, इससे आपकी सेल होगी 10 लाख की। मान लीजिए आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है 5 लाख का, सेल होगी आपकी मान लीजिए 40। ये हो गया आपका 7 का, सेल्स होगी आपकी मान लो 19। ये है आपका 10 लाख, सेल्स होगी आपकी मान लो 15 लाख। ठीक है, सेल्स होगी मान लो आपकी 15 लाख। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि मान लीजिए अगर आप लोग 15 लाख की एक्सपेंडिचर करते हो एडवर्टीजमेंट पे, तो आपकी सेल कितनी होगी? व्हाट विल बी द सेल? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो क्या होगा, मतलब इस केसेस में एक्स क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यस और नो, और वाई क्या हो गया? डिपेंडेंट किस पे? एक्स पे, यस और नो? यस यस सर। या आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि अगर आपको सेल मान लो 25 लाख तक पहुंचानी है, तो व्हाट विल बी योर एक्सपेंडिचर, व्हाट विल बी योर एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स? ये क्वेश्चन मार्क ये भी हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो इस केसेस में क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? डिपेंडेंट, और हमारा वाई क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। वेरी गुड। तो मतलब आपका एक वेरिएबल डिपेंडेंट हो जाएगा, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से यू हैव टू फाइंड द टू रिग्रेशन लाइंस, जैसे इसे आप बोलते हो टू रिग्रेशन इक्वेशंस। ठीक है, तो टू रिग्रेशन इक्वेशंस जो, यस सर जैसे जब सेल्स का वो आएगा, मतलब जब सेल्स दी होगी और हमें एक्चुअल एक्सपेंस फाइंड करना रहेगा, तो सेल्स हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी। जो चीज आप फाइंड करोगे ना, जो चीज फाइंड करने वो जा रहे डिपेंडेंट हो हो जाएगी। वो डिपेंडेंट है, और जो आपको गिवन है जिस बेसिस पे आप फाइंड कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। ठीक है, ओके क्लियर? हाँ, यस। तो आपके जो मार्क्स होते हैं ना एग्जाम में, वो आपके डिपेंडेंट है किस पे? जो आपका हार्ड वर्क होता है, जो आपने मतलब हार्ड वर्क किया थ्रू आउट द सेमेस्टर, आप वो, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है, जितना मर्जी आप कर लो, मार्क्स उस पे ही डिपेंड करेंगे ना आपके, जिस बच्चे ने जितनी मेहनत की है। तो मेहनत जो है आपकी, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो मार्क्स हैं वो आपके डिपेंडेंट है टू योर हार्ड वर्क। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेल्स और जो आपके कौन सा एक्सपेंडिचर था, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, उस बेसिस पे। तो इस तरह से ना आपकी दो रिग्रेशन इक्वेशन आपको बनानी होती है। एक रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x होती है, x ऑन y होती है। जैसे मान लो कि दो वेरिएबल्स है आपके, कौन कौन से? एक x है और एक y है आपका। तो जो पहली इक्वेशन बनेगी वो x ऑन y बनेगी,
फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी हमारी, होगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑन, सॉरी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑन रिग्रेशन इक्वेशन x और y करता हूं मैंने, रिग्रेशन इक्वेशन x और y। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y क्या होगी? इसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, इसके थ्रू आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन। x को एज इट इज x माइनस x बार हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका vxy, vxy जो है vxy फिर y माइनस y बार। इस इक्वेशंस को फाइंड करोगे फर्स्ट इक्वेशन, जब आपकी जो इक्वेशन x ऑन y होगी, मतलब कि x ऑन y, y इस केसेस में आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो आपका x है वो क्या वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। दो इक्वेशन बनानी होती है, एक x ऑन y और एक y ऑन x। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिग्रेशन इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ y और x हो जाएगी। ये भी तो सिचुएशन हो सकती है या होगी ना, दोनों फाइंड करना पड़ेगी, तभी तो हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे किसी चीज की। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, y माइनस y बार, मतलब मीन है ये इसका, ठीक है, एक्चुअल मीन या एज्यूम्ड मीन, आप डिपेंड करेगा कौन से मीन के थ्रू आप कैलकुलेट कर रहे हो। फिर क्या होगा, v बाई x, ये हमने v x y किया था क्योंकि इसी ऑर्डर में चलेंगे, v x y, और ये क्या रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो y x करेंगे पहले, फिर x माइनस x बार। तो ये दो इक्वेशन होती है। देखो आपका x और y तो ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, एक x मीन या x बार फाइंड करना और y बार फाइंड करना। और ये vxy क्या होता है, vxy बेसिकली आपका होता है जो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। vxy दो कोएफिशिएंट होंगे आपके। पहले आपका जब रिग्रेशन इक्वेशन ये वाले जो यहाँ पे आता है, दिख रहा है ना, पहला जो ये जो vxy है, दैट मींस व्हाट, दैट मींस योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। इसको कैसे फाइंड करोगे, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ये मैं बताऊंगा भी। और इसका जो vxy है हमारा, ये होगा आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ, सर VYX होगा ना ये वाला? ओ हाँ राइट, सॉरी, vx, ठीक है, ये v/x है ना, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ v/x। तो जो इसका कोएफिशिएंट होगा v/x है, तो v/x इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, तो इनको कैसे फाइंड करें, जो कोएफिशिएंट है आपके, ठीक है, v/x और vxy। तो ये बेसिकली अब मैं बताता हूँ इनको देखो, आप किसी भी मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हो जो हमने कोरिलेशन में यूज किए थे, एक्चुअल मीन, डायरेक्ट मीन, और आपका क्या क्या थे, अज्यूम्ड मीन हो सकता है। अब क्योंकि देखो आपको मीन तो आप कैलकुलेट कर लोगे, चाहे वो y का हो चाहे x का हो, तो मेन आपका टास्क होगा टू फाइंड द कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y और रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। इसको कैसे फाइंड करोगे, पहले हम vxy की बात करते हैं, सेम ही दूसरा भी होगा। जब vxy का रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करोगे तो आप कैसे फाइंड करोगे, अगर डायरेक्टली फाइंड करोगे तो, डायरेक्टली मतलब जो आपको ओरिजिनल डेटा गिवन है x और y का, उसके थ्रू ही चलोगे तो क्या हो जाएगा, n इज n समीशन ऑफ xy, मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा, समीशन ऑफ xy माइनस समीशन ऑफ x इनटू समीशन ऑफ y। ये डायरेक्ट ओरिजिनल डेटा के थ्रू चल रहा हूं मैं भी, ओरिजिनल डेटा के थ्रू चल रहा हूं, जैसा डेटा है उसी अकॉर्डिंगली मैंने चल पड़ा हूं। नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, n समीशन ऑफ, और जो bxy है ना, y मींस व्हाट,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम नीचे लेंगे, याद रखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नीचे लेंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है आपका, y है ना, तो क्या हो जाएगा n समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। तो इस तरह से फाइंड करना है ये, ठीक है। ये तो हो गया v वाई एक्स है ना, सॉरी वी एक्स वाई ये वाला लिए पहले वाला रिग्रेशन इक्वेशन फर्स्ट वाली, उसका जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ वाई। अब सेम फॉर्मूला मान लो वी वाई एक्स में ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? यस सर। ये तो डायरेक्ट ओरिजिनल डेटा जब यूज करोगे तब। अगर मान लीजिए आपने मान लो एज्यूम्ड मीन डेटा यूज किया, एज्यूम्ड मीन यूज करोगे तो यही मैं लेके चलता हूँ वी एक्स बाय मीन्स ऊपर का तो सेम ही रहेगा, क्या हो जाएगा n समेशन ऑफ, वहां पे एज्यूम्ड मीन से क्या लोगे u और v, मतलब dx और dy। तो u या dx लिखना बता दो, मैं तो ये u v चल रहा हूँ अभी, या dx dy भी कर सकते हो, बताओ आप। यू भी ठीक है। हाँ, तो समेशन ऑफ u v हो जाएगा माइनस समेशन ऑफ u मतलब dx इनटू समेशन ऑफ v होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ y है ना, तो y से हम क्या निकाल रहे हैं, v निकाल रहे हैं ना, यस v स्क्वायर एन भी होगा नीचे माइनस समेशन ऑफ v का होल स्क्वायर। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। इस केसेस में जो u होगा वो क्या होगा आपका x माइनस x, सॉरी एज्यूम्ड मीन है यहाँ पे ना, x माइनस एज्यूम्ड मीन u, और जो v होगा आपका वो क्या होगा y माइनस एज्यूम्ड मीन, यही था ना। यस। इस केसेस में आप अब कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट मतलब जो वी वाई एक्स है ना, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे वी एक्स वाई इज इक्वल टू, एज्यूम्ड मीन से हो गया, डायरेक्ट से हो गया, ठीक है। तो अब आपका है जो दूसरा जो समीशन ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, मतलब कि ये कौन सा है जो मैंने वहां पे बताया था, आपको याद होगा तो कोरिलेशन में भी था ये, बट कोरिलेशन में यहाँ पे जो नीचे हम क्या दो वेरिएबल्स नहीं सिंगल वेरिएबल्स लेते हैं, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, ना कि सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इस तरह से ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कुछ सिचुएशन में, बी एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका कोरिलेशन ऑफ, कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। एक मिनट बेटा ना,
हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस सर। ठीक है। सो हमारा चल रहा था टॉपिक अभी ये, ठीक है। तो देखो, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशंस जो होता है, आप यू कैन से कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y और y ऑन x किसी भी तरह से फाइंड किया जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बड़े सारे मेथड यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। एक तो देखो, अगर आपके पास ये डेटा अगर जिस तरह से गिवन होगा आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी कोरिलेशन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और y दिया है, तो सिर्फ आप bx y की जगह पे क्या पुट करोगे, ये वाली वैल्यू, और सिग्मा ऑफ x मतलब जो आपका x बार और y बार होगा, क्योंकि x और y तो ऑलरेडी गिवन होगा ही आपको, आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। बट बेसिकली आपको करना क्या होता है, दो रिग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड करना होता है, बनाना होता है टू रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। टू रिग्रेशन इक्वेशन को बना के यू कैन सॉल्व द, एक कभी मेरे को शायद बेनीथ पीडीएफ ग्रुप में भी डाला है, उसी को मैं यहाँ पे ओपन करके देख रहा हूँ, ठीक है। उसके थ्रू बता देता हूँ, क्यों क्वेश्चन लिखने बोलने में टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट हो रहा है। इज इट विजिबल टू ऑल? यस सर। ठीक है। सी देखो, अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ रिग्रेशन, देखो मीनिंग ऑफ रिग्रेशन ये लाइंस ऑफ रिग्रेशन, देखो इसमें मेथड्स होते हैं, एक लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है, ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ वो वाले मेथड्स हैं, जैसे लीस्ट स्क्वायर में दो इक्वेशंस बनानी होती है, ये वाली इक्वेशन, इसमें इस वाले मेथड को मैं बोल रहा था, नेक्स्ट भी आता है, इसे आगे डिस्कस करेंगे, ये आपको टाइम सीरीज में भी आएगा, तो वहीं पे डिस्कस कर लेंगे इसे। तो अभी मैं इक्वेशंस वाले मेथड पे आता हूँ कि जो रिग्रेशन इक्वेशंस x ऑफ y और y ऑन x जो आएंगे, देखो ये कोएफिशिएंट जो मैं बता रहा था आपको, कोएफिशिएंट को कैसे कैसे फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। v बाई x है, ये x है तो x की, देखो जो चीज यहाँ पे एंड पे आएगी ना, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा वो नीचे आएगा, ठीक है, बाकी ऊपर आएगा। तो ये डायरेक्ट वाला है आपका
जो ओरिजिनल डेटा एक्स वाई माइनस एन आ गया, जो एन नीचे होता है वो आगे आ जाता है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि n summation of x y minus summation of x into summation of y whole divided by n summation of x square minus summation of x और square। इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसे। चलो ये तो क्या हो गया, इसको एक जो स्टैंडर्ड एविएशंस के थ्रू कैलकुलेट होता है। मैं क्वेश्चन देखता हूँ। देखो ये जो डेटा ऑलरेडी गिवन है, तो डेटा के थ्रू जब आप क्वेश्चंस को करते हैं, यहाँ पे क्या सारा गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जो मैं बता रहा था। रिग्रेशन जो आपका कोएफिशिएंट है ना, तो यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डेटा सारा गिवन है आपको। एवरेज गिवन है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है, क्योंकि आपको चाहिए वो फॉर्मूले में ये होता है। रिग्रेशन मतलब कोरिलेशन गिवन था आपको, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गिवन है, वाई गिवन है, बस मीन गिवन है। मीन मतलब दोनों का आपको क्या गिवन है, ये एवरेज गिवन है ना। मीन मतलब एवरेज गिवन है, ये एक्स मान लो, इसको दूसरे को वाई मान लो, तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो आराम से। तो तीनों का गिवन है, बस अप्लाई करना है, फॉर्मूले में पुट करनी है सारी वैल्यू। तो इक्वेशन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स के हिसाब से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेन क्वेश्चंस को, जो हाँ जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है आपको? यस इसमें क्लियरली बोल रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा से, ये बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन टू रिग्रेशंस इक्वेशन। टू रिग्रेशन इक्वेशन भी बोला जा सकता है, टू रिग्रेशंस लाइन भी बोला जा सकता है क्वेश्चन में। तो इक्वेशन तो आपको पता ही कौन कौन सी है। एक रिग्रेशन इक्वेशन लिखना होगा आपको। रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी पहले, एक्स ऑन वाई, और दूसरी क्या होगी, और एक्स ऑन वाई का आपको पता क्या होती है, ये एक्स माइनस एक्स ऑन वाई है ना, ये वाई है, एक्स माइनस एक्स बार या मीन इक्वल टू वी एक्स वाई, ये कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है या रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ये, वाई माइनस वाई बार और मीन। एक इक्वेशन ये होगी। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, टू रिग्रेशन इक्वेशन बोला ना, टू मतलब एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स होगी। तो ये है दूसरी, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स, उल्टा हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार। तो ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। मतलब उल्टा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सी इक्वेशन है ये, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई और एक्स है दूसरी वाली। क्लियर? यस सर। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इक्वेशंस करनी कैसे सॉल्व है, आपको करेंगे तो हम कल। तो एक इक्वेशन ये होगी एक्स ऑन वाई और दूसरी वाई ऑन एक्स, ये वाली इक्वेशन। तो ये इक्वेशन अगर आपको क्लियर है तो कुछ भी नहीं है। एक देखो क्या स्टेप है, एक्स और वाई आपको दोनों गिवन होंगे हर जगह पे, सिर्फ एक एक्स बार निकालना है। वो किसी भी मेथड से निकाल सकते हो आप, एज्यूम द मीन से, डायरेक्ट किसी भी तरह से। और दूसरा आपको क्या निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, या यू कैन से रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ, ये एक्स ऑन वाई हो जाएगा, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो अब देखो इसी क्वेश्चन तो देखो एक्स और वाई आपको दे रखा है, इस पे ये नीचे आंसर है सारा। ये है एक्स और वाई आपको गिवन था, एक्स की वैल्यूज गिवन थी। और देखो क्वेश्चन को पहले हमने रीड भी तो नहीं किया, देख पढ़ तो लेते हैं। इसको पूछा गया टू रिग्रेशन इक्वेशंस एंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज 130। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि एस्टिमेट क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है अल्टीमेट, मतलब ये हमारा डिपेंडेंट हो गया। एक्स क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। जब y 130 है, 125 के बाद मतलब 130 है, तो हमारा x कितना होगा, ये पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में। क्लियर? वो तभी आप कर पाओगे जब वो तभी आप कर पाओगे while you know solve these two regression equations. क्लियर? यस तो सर। हाँ, Yes, तो देखो sir. क्या किया, कुछ भी नहीं करना है। x ऑलरेडी गिवन था आपको, y गिवन है। सबसे पहले आप मीन निकालोगे। मीन आपने कैसे निकाला, जो एक्चुअल मीन मेथड यूज किया आपने, स्मॉल x निकाला किसके, x माइनस एक्स मीन। पहले एक्स मीन कैसे निकाला, आपने टोटल किया होगा नंबर ऑफ आइटम से, और सॉरी टोटल सम ऑफ आइटम और उसका नंबर ऑफ आइटम। 380 बाई 10 होगी तो 38 हो जाएगा। देखते कितना नीचे, 380 बाई 10 38 हो गया। तो ये x माइनस एक्स मीन है, ऊपर ये x बार है, दिख नहीं रहा होगा आपको। मतलब यहाँ पे x बार हमने कितना लिया, 38 निकाला, इसी से निकाला x से। और y का टोटल करने के बाद हमने निकाला y बार यहाँ पे।
y कितना हो जाएगा, y बार इज इक्वल टू जो लिया है आपने, ये assumed मीन नहीं है, एक्चुअल मीन मेथड से आपने एवरेज निकाला है 132, ये आपका 132 है। तो यहाँ पे हर y की वैल्यू 132 से माइनस होगी और यहाँ पे x की वैल्यू किससे माइनस होगी, 38 से। तो जब x और y आ गए तो उसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर आपको पता क्यों निकालते हैं, सो दैट कि वी कैन रिमूव ऑल द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, यस और नो। Yes. यस ये x स्क्वायर ले लिया, इसी का स्क्वायर निकाला तो x स्क्वायर हो गया, और y का स्क्वायर निकाला, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये xy हो गया। बस हमारे क्वेश्चन की सारी आइटम्स हो गई। अब हम निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, x और y। ये सबसे पहले इन्होंने लिया है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, कौन सी, x ऑन y। x ऑन y ले रखा है तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल वाला फॉर्मूला यूज किया है, समीशन ऑफ xy डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ y स्क्वायर। बस ये जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा यहाँ पे, ये समीशन ऑफ xy माइनस 93 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर 140, तो जो ये नेगेटिव कोरिलेशन, सॉरी रिग्रेशन आ गया आपका, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, और ये भी नेगेटिव का 0.203। बस अब इक्वेशंस में फिट कर दो सारी वैल्यूज। हमारा x ऑलरेडी, मतलब x जो था वो गिवन थी वैल्यू, बट x के हिसाब से हम फाइंड करेंगे कि दिस इज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। और ये हमने फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, x इज इक्वल टू माइनस 0.66y प्लस 125, इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह से y की वैल्यू को फिट करोगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दी है। यहाँ तक क्लियर हो गई ये अच्छे से, दिस इज क्लियर। अब देखो हमसे Yes, पूछा था क्वेश्चन में कि, हमसे ये पूछा था क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछा है ना कि फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन, तो यू हैव टू लीव दिस क्वेश्चन हियर ओनली। जो आपके आंसर आए, ये वाले आंसर आए ना, ये वाले आंसर, तो ये एक इक्वेशन आ गई और ये दूसरी इक्वेशन। बट आपसे एक्स्ट्रा क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, ये पूछा इक्वेशन ही होता है, बट यहाँ पे और एक्सटेंड कर दिया है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि ये एस्टिमेट किया जाता, फोरकास्ट की जाती है ना वैल्यू किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे किसी कोई वेरिएबल डिपेंड होता है, तो वो फाइंड करना होता है। x व्हेन y इज 130, तो मतलब y इस केसेस में इंडिपेंडेंट है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली। तो क्या हो गया, ये y ऑन x हो गया, सॉरी x ऑन y हो गया ना, ये x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x ऑन y 130। तो अब y 130 है तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे इस वाले केसेस में, फर्स्ट वाले में, ठीक है। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 में जब 130 पुट करेंगे, ये जो नेगेटिव 0.66 y है ना, y की जगह 130 आपने इनटू कर दोगे, ये पुट कर दी वैल्यू आपने। आप सर समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, कहाँ तक समझ आ गया, चलो ये बताओ। नो सर, ये रिग्रेशन इक्वेशन के नीचे कुछ नहीं आया। अच्छा इक्वेशन क्लियर होगी आपको, पहले इक्वेशन कैसे आई है? नो सर। अच्छा ये भी नहीं हुई है, ठीक है। अभी टाइम कितना होगा, 51 होगी। मैं एक इस क्वेश्चन को करवा दूं या कोई और क्वेश्चन को करवा दूं, बताओ, तभी समझ आएगा पूरा पूरा, या इसी पे ड्रॉ करके बता दो, थोड़ा ये बताओ। इसी पे किसी पे बता दो। हाँ है ना, क्योंकि टाइम, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ ना, मैं हाईलाइट करता जाता हूँ जो जो चीज मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन समझ आ गया ना, ये क्वेश्चन जो दे रखा है ऊपर? यस सर। देखो पहली बात आपको पता होना चाहिए ये वाला, कि आपसे दो रिग्रेशन इक्वेशन पूछी होंगी हर क्वेश्चन में, रिग्रेशन वाले में। तो रिग्रेशन इक्वेशन तो पता चल गई ना, एक एक्स ऑन वाई होती है, एक इक्वेशन ये होगी और दूसरी इक्वेशन ये वाली होगी वाई ऑन एक्स। ये तो क्लियर हो गया ना, ये दो इक्वेशन होती है। यस सर, यस सर। ठीक है, अब ये इक्वेशन बनानी है, उसके लिए हमारे पास डेटा गिवन है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला गिवन है, ठीक है, ये एक्स वाला गिवन है और ये वाई वाला डेटा गिवन है सारा। क्लियर, ये यहाँ तक ठीक है ना, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। हमें डेटा गिवन है। अब हमें करना क्या है, रिग्रेशन इक्वेशंस करनी है। तो रिग्रेशन इक्वेशन करने के लिए हमें पता है कि इक्वेशन हमारी ये होती है, एक्स ऑन वाई ये होगी और वाई ऑन एक्स ये होगी। तो उसके लिए हमें क्या डेटा भी चाहिए, मतलब हमें चाहिए क्या, देखो ना सीधी सी बात ये है कि हमें चाहिए पहले कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। सबसे पहले आप फाइंड करोगे क्या, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ इसी के अकॉर्डिंगली एक्स ऑन वाई, तो
तो मतलब इसे हम बोलते हैं क्या, बी एक्स वाई। और इसका फॉर्मूला क्या, मैंने बड़े सारे फॉर्मूले बताए, एक्चुअल मीन से कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे यूज किया गया डायरेक्टली समीशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है ना यहाँ पे, जो हमारा रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए एक्स ऑन वाई के लिए। सॉरी ये वाई होगा नीचे। Yes. कहीं पे डाउट हो तो प्लीज बता देना, आगे तभी चलेंगे। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि समीशन ऑफ वाई स्क्वायर x माइनस, ये ऐसे भी कर सकते हो ना इसको, y माइनस y बार होल डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ y माइनस y बार का होल स्क्वायर। यही ऐसे भी कर सकते हो ना, इसको किसी भी तरह से लिख सकते हो। यस सर। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं। अब हम जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में स्मॉल x चाहिए, y चाहिए, y स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि ये तो आपका सिर्फ मैंने क्या लिया है bxy। जब by(x) लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो सेम ही रहेगा सिग्मा xy रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा सिग्मा स्मॉल x स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes. तो इसीलिए जो x है स्मॉल x हमारा आ गया एक्चुअल से, x माइनस x मीन, ये वाला x आ गया इसके थ्रू, ठीक है, ऊपर दिख रहा है ये, और इधर से हमारा स्मॉल y आ जाएगा, x माइनस ये वाला y आ गया, ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर आ गए, कैसे आ गए? यस सर। इनको हमने स्क्वायर में कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों को, तो पॉजिटिव हो गए सारे साइन। फिर इनटू भी कर दिया, क्योंकि हमें जो समीशन ऑफ एक्स वाई भी चाहिए जब हम क्या करेंगे फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, तो हमें ये चाहिए था, तो ये भी हमने कर लिया इनटू। तो ये हमारी इक्वेशन है नीचे देखो, एक तो रिग्रेशन, एक तो ये रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, और ये जो रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया था ना, ऊपर वाला मैं बता नहीं रहा हूँ ये, हाँ सर हो गया। ठीक है। अब देखो इक्वेशन क्या होती है जो मैंने बताई थी, इक्वेशन ये होती है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई हमारी होती है ये वाली इक्वेशन, और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स होगी ये वाली इक्वेशन। दो इक्वेशन तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब देखो आपने एक्स तो आपको फाइंड करना है क्योंकि ये डिपेंडेंट है। अब जो आपने एक्स बार कैलकुलेट किया है, जो मीन कैलकुलेट किया है एक्स का एवरेज, वो कितना था 38, वो आपने प्लेस कर दिया यहाँ पे, जो ये हमने निकाला था। यस नो? यस सर। बेसिकली हमारा आंसर ना इक्वेशन में होता है, क्योंकि हमें बनानी रिग्रेशन इक्वेशन है। देखो ये हमें एक इक्वेशन ये बनानी है एक्स ऑन वाई, दूसरी ये बनानी थी, और जो आंसर हमारा होना क्या चाहिए था ये वाला, सॉरी आंसर हमारा क्या होना चाहिए था, ये आंसर आएगा हमारा कैलकुलेट करने के बाद सब कुछ, ये वाले दो आंसर, एक एक्स ऑन वाई और ये वाई ऑन एक्स। बट उसने ये बोल रखा है कि आपका जो, देखो हमारा क्वेश्चन पढ़ो फिर से एक बार, समझ आया होगा। उन्होंने ये बोल रखा है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इज 130, मतलब y इज 130 है। बोलने का मतलब ये है कि जब आगे की आइटम है y की 130 है, तो उस टाइम हमारा x की वैल्यू कितनी है, फोरकास्ट करेंगे ना हम डेटा के बेसिस पे, और ये डेटा दे रखा है हमें 130, तो 130 के सामने हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो मतलब ये क्या, कौन सी इक्वेशन हो गई, कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट कौन हो गया, x हो गया डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कौन हो गया, y हो गया, क्योंकि y तो थोड़ा अपने आप को कैलकुलेट करेगा, वो तो हेल्प कर रहा है y x को कैलकुलेट करने के लिए, तो x डिपेंड कर रहा है किस पे, y पे। तो हमारी कौन सी इक्वेशन के थ्रू फाइंड हो जाएगा ये, x ऑन y फर्स्ट इक्वेशन से। हाँ x ऑन y, वेरी गुड, क्योंकि जो डिपेंडेंट होता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है उसे राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये वाली जो मैंने लिखी है, याद आ रहा है ये वाली, ठीक है। यस सर। अब क्या करना है, क्योंकि हमें करना क्या, उसने बोला कि अगर y की वैल्यू 130 है, तो यहाँ पे हमने लिखा था ना जो इक्वेशन बनी है ये वाली, तो सिर्फ ये y की वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट करनी है, और कुछ भी नहीं करना है, आंसर आ जाएगा। तो 130 ऑलरेडी दे रखी है y की वैल्यू 130, तो ये हमने पुट कर दी यहाँ पे y की वैल्यू 130, बाकी एज इट इज सारी इक्वेशन है, और ये अल्टीमेट हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि x कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन मार्क किया था 39 पॉइंट कितना था, 39.3 कुछ था ना, समझ आ गया? यस सर। यस सर। हाँ, तो इस तरह से बेटा कैलकुलेट करना है आप लोगों को। आई होप कि क्लियर हो गया होगा।
एक बार मैं Okay. फिर से रिकैप कर रहा हूँ कल और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम जो भी आपको डाउट्स हैं। सबसे पहली बात कि आपको 2 रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी होंगी, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन जो बनाओगे मीन तो आप फाइंड कर लोगे, जो x बार है या y बार है जिसे आप मैथमेटिक मीन बोलते हो, x का भी कर लोगे y का भी कर लोगे। जो आपका रिग्रेशन जो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y और y ऑन x होता है ना, वो मेन टास्क होता है। तो वो ये बिल्कुल सिंपल मेथड के थ्रू किया गया है यहाँ पे कैलकुलेट, ये जो मैं दिखा रहा था आपको। बट मैंने आपको बड़े सारे यहाँ पे बड़े सारे फॉर्मूले दिखाए थे इनको कैलकुलेट करने के लिए, यस और नो। आप यहाँ पे और भी Yes, फॉर्मूले yes. अप्लाई कर सकते हो ना, तो यहाँ पे कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो इन्होंने बिल्कुल इजी फॉर्मूला लिया है यहाँ पे, तो अच्छा है, इजी लिया है। तो बट अगर मान लो कि इसका वाइब्रेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट इसमें आपको सिलेबस में नहीं है वाइब्रेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने बताया था। कोरिलेशन में है आपके सिलेबस में, रिग्रेशन में नहीं है वाइब्रेटिव, मतलब कि जो 2 वेरिएबल्स दिए होंगे, डेटा दिया होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी तो इंडिविजुअल डेटा है आपके, जैसे ये है ना आपके क्वेश्चन में, यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है ना, दोनों की x और y की, ये दिख रहा है। तो ये इंडिविजुअल डेटा है ना, देखा जाए इंडिविजुअल सीरीज है, डेटा नहीं, इंडिविजुअल Yes, सीरीज है sir. ना दोनों x और y। हाँ, तो आपने बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया इसको कैलकुलेट करने के लिए। अगर ये इंडिविजुअल ना होकर डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस होती तो हो सकता है आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से करना पड़ता, या फिर हो सकता है आपको स्टेप डेविएशन से करना पड़ता, या फिर जो आपको नेक्स्ट फर्दर और बड़े सारे फॉर्मूला वाइब्रेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने बताए थे वो करना पड़ सकता था, बट है नहीं आपको, तो नहीं करना इस टेबल्स में। तो ये थोड़ा सा अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लैरिटी हुई है तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, ये वाला है 13th नंबर क्वेश्चन। तो इसमें बोला कि कैलकुलेट द 2 रिग्रेशन इक्वेशन, यहाँ पे भी यही बोला 2 रिग्रेशन एंड एस्टिमेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडेक्स ऑफ अ वर्कर whose टेस्ट स्कोर इज 92। तो ये सेम क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करना, नहीं समझ आएगा मतलब इसमें भी एक वैल्यू दे रखी, देखो एप्टीट्यूड स्कोर दे रखा है, पहले पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव द एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर एंड प्रोडक्टिविटी indices of 10 workers selected at randomly। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर ये है 10 वर्कर्स का, और जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है उनका ये है सबका, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कैलकुलेट द 2 रिग्रेशन इक्वेशन, जो हमें करना ही पड़ेगा, एक x है एक y है, दोनों x on y और y on x हो जाएगा, एंड एस्टिमेट द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ अ वर्कर whose टेस्ट स्कोर इज 92। अब इसका क्या मतलब हुआ, whose स्कोर इज 92 मतलब यहाँ पे x जो होगा ऑलरेडी गिवन है ना 92। अगर किसी एक वर्कर का मतलब 11th 10 तो ऑलरेडी है, 11th वर्कर का ये नंबर 11 पे होगा, तो इसका जो एप्टीट्यूड का स्कोर है इंडेक्स ऑफ अ वर्कर उस टेस्ट स्कोर इज 92। हाँ, अगर इसका टेस्ट स्कोर 92 है तो इसका हमें क्या पता करना, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या है, तो मतलब इसका y कितना है इस केसेस में। तो y कितना है, तो y डिपेंडेंट हो गया किस पे, x पे। तो किस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व होगा, ये करनी तो हमको दोनों ही है, पर जो फर्दर एक वैल्यू निकालोगे वो आएगी y और x पे, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे डिपेंडेंट Yes, है, sir. इंडिपेंडेंट है सॉरी, और y हमारा डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। आई होप कि इस क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करना, वैसे तो गिवन होगा सारा ऑलरेडी, बट आप इसे देखना, ठीक है, कैसे किया, बिल्कुल वैसा ही है और क्वेश्चन, ये भी कुछ है होता नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बट आप प्रैक्टिस करोगे ना। मैं तो यही मानता हूँ रट्टा मत लगाओ, बेटर है कि आप डे टू डे 2-2 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो बड़े सारे डाउट्स है ना आपके क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मुकेश है, मुकेश कल जो क्वेश्चन किया था बच्चे ने, आज देर बेटा वो हो गया था क्वेश्चन आपका, फिर उसके रैंक कोरिलेशन का आपने पूछा था, सर 10th वाला सर वो किया था सर, उसका आंसर थोड़ा ठीक आ नहीं रहा है सर, पूरा नहीं आ रहा। किसके थ्रू किया था, जो मैंने बताया था जो 3 जजेस वाला, जो उससे उसके R1 R2 D1 D2 है। आपने जो बताया था रैंक कोरिलेशन से, वो दूसरा क्वेश्चन था सर, और मैंने आपसे उसके पिछले एक्सरसाइज वाला पूछा था, तो उसके फॉर्मूले मैंने लगाए थे सर, उसका पूरा आंसर नहीं आया। अच्छा चलो करना, कोई बात नहीं, ट्राई फिर बाद में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ पहले सिलेबस हो जाए ना, फिर सारा बैठ के आराम से करेंगे डे बाय डे, बट आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ओके सर। क्योंकि अब मैं करवाने बैठूंगा ना बेटा, तो मेरा जो देखो क्लास का ये सिलेबस हो गई तो ये रहता जाएगा, फिर वैसे ही स्लो चल रहा है अभी। नो मैं प्रॉब्लम तो सर। कोशिश कर ही रहा हूँ डे टू डे कि मैं थोड़ा सा चलूं, बट आप लोगों को समझ आना भी तो जरूरी है ना अच्छे से, इसीलिए मैं क्रॉस चेक नहीं करता कौन है कौन नहीं है ये एंड, क्योंकि ये कि जो 5-10 बच्चे भी पढ़ने वाले हैं कम से कम उनको समझ आ जाए, वो मेरा मोटिव फुलफिल हो जाता है। तो चलो एनीवे सब पढ़ने वाले ही, मैं तो यही बात मान के चल रहा हूँ। आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस नाउ। रिग्रेशन को हम कल ओवर करेंगे, इसको देखेंगे 2-4 और तरीके से, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे कल।
एक्सक्यूज मी सर, यस सर मैंने अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी मैं आपको भेज दूंगा। हम लोग की दूसरी अच्छा क्लास ठीक का ठीक 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 अच्छा हाँ बेटा सॉरी ठीक है फिर मेरे को भेज देना क्या नाम है विनीत है ना यस सर ठीक है बेटा हाँ बेटा बोलो इशिका सर मेरी कल की अटेंडेंस आपने बोला था एंड में बता ये विनीत नोट कर लेना बेटा इनका कल का भी मार्क कर देना ठीक है मतलब कल का Okay, वहाँ sir. पे है ना ठीक है यस सर मैं कर चलो थैंक यू सो मच टू ऑल है ना थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर टेक केयर एंड टेक केयर यू टुमारो